Hello everyone, welcome to Edu Centrum and today's topic is inflation. As recently we know कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी उसने रेपो रेट को 0.25 बेसिस पे कम किया है। ठीक है, तो इसमें रोल इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन का क्या रोल है, आरबीआई उसको कैसे मैनेज करता है, जो ग्लोबल सिनेरियोज हैं उनका इन्फ्लेशन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आज के लेक्चर में हम ये सारे के सारी चीज़ें देखेंगे और हमें ये जो टॉपिक है वो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है हम उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग इन्फ्लेशन, अब बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, तो इन्फ्लेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या है? इन्फ्लेशन सिग्निफाइज अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद इन एन इकोनॉमी ओवर द टाइम। दैट इज़ क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड कि विद इन अ टाइम पीरियड जो जनरल प्राइस लेवल होता है किसी वस्तु का वो बढ़ जाता है तो वो इन्फ्लेशन कहलाता है। जैसे कि पहले जो है 10 रुपये का जो पेन आता था आने अभी के टाइम पे वो 15 रुपये के हो गए हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द इन्फ्लेटेड प्राइस। इट डिमिनिश द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी। ऑब्वियसली इससे जो मनी की परचेजिंग पावर होती है वो कम हो जाती है, मीनिंग ईच यूनिट ऑफ करेंसी कैन बाय फ्यूअर गुड्स एंड सर्विसेज। 10 रुपये के जो पेन हैं, अगर आप 100 रुपये के परचेज करते थे तो पहले आपको 10 पेन मिलते थे, बट आफ्टर द इन्फ्लेटिंग प्राइसेस अगर आप 15 रुपये का वो खरीदेंगे तो आपको जो है बहुत कम उससे 10 पेन से बहुत कम मिलेंगे। तो इससे पता चलता है कि जो मनी की परचेजिंग पावर थी वो कम हो गई है या डिमिनिश हो गई है। Inflation's impact a far-reaching affect everything from household budget to national economic policies। ठीक है, तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट जो है वो सभी जगह पड़ता है। अब इन्फ्लेशन के जो है वो दो टाइप होते हैं, पहला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और दूसरा होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होते हैं उन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि किस बास्केट में ज़्यादा थिंग्स है, गुड्स हैं, किस बास्केट में कम गुड्स हैं। ठीक है, दोनों का जो है रोल क्या क्या है। जब आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है तो उसमें सीपीआई को ऐड ऑन करता है या डब्ल्यूपीआई को ऐड ऑन करता है, तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप यूपीएससी के पीवाईक्यू उठाकर देखेंगे तो यूपीएससी के जो क्वेश्चंस रहते हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड वो इसी टॉपिक के आसपास में घूमते हैं। ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव फर्दर ऑन दिस कि सीपीआई जो होता है वो कंज्यूमर्स, जो अर्बन कंज्यूमर्स होते हैं उनकी बास्केट जो है उसके लिए काम करता है, और जो डब्ल्यूपीआई होता है वो होलसेल गुड्स के लिए काम करता है। ठीक है, और इसके लिए इन दोनों अगर इकोनॉमी को एक सस्टेनेबल ग्रोथ पे लेके जाना है जो कि कंटिन्यूसली ग्रोथ हो, उसके लिए भी इन्फ्लेशन जो है वो ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले इसको 3 टाइप में आप डिवाइड कीजिए। सबसे पहला टाइप होगा बेस्ड ऑन रेट्स। तो उसमें जो है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि अगर किसी वस्तु की प्राइस जो है वो उसके बेस ईयर से 3% के अंदर बढ़ रही है तो वो जो है वो क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहलाएगा। ये एक हेल्दी इन्फ्लेशन होता है जो कि इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में और कंट्री की जीडीपी को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। दूसरा होता है वॉकिंग इन्फ्लेशन, जो कि मॉडरेट लेवल पे आप कह सकते हो कि 3% से लेकर 10% के बीच में एनुअली ग्रोथ होता है। तो इसको टाइम टू टाइम मॉनिटर किया जाना चाहिए। अगर कंटिन्यूस हाई इन्फ्लेशन रहेगा तो इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो जो हमारा आरबीआई है या फिर जो भी गवर्निंग बैंक होते हैं तो वो इसको टाइमली कम ज़्यादा करते रहते हैं। गैलोपिंग इन्फ्लेशन होता है जो कि बहुत हाई होता है, जो कि 10% टू 100% की परसेंट की ग्रोथ होती है, और ये जो है वो इकोनॉमी के लिए थोड़ा ख़तरनाक साबित होता है। उससे ज़्यादा जो हाई प्रॉब्लम होता है वो होता है हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, जिसके अंदर की 100% से ज़्यादा ग्रोथ होती है एनुअली। ठीक है, और इसकी वजह से जो है जो मॉनेटरी सिस्टम होता है वो कम्प्लीटली कोलैप्स भी हो सकता है। अब कॉज के बेस पे देखें तो डिमांड पुल जो इन्फ्लेशन होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है कि किसी वस्तु की जो है डिमांड बढ़ रही है। जैसे कि हम लोग कई बार देखते हैं सर्दियों में
सबसे जो बेसिक एग्जांपल देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो जो सब्जियां होती है वो महंगी हो जाती है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि जो उनकी पैदावार है वो कम होती है, जिसकी वजह से जो है वो या फिर अगर लोगों की इकोनॉमी, सॉरी मैं दोबारा से अपने आप को करेक्ट करता हूँ। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि जब कंटिन्यूस किसी की सैलरी में इंक्रीमेंट होता है तो उसकी वजह से कुछ चीज़ों की डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और उनका जो प्रोडक्शन होता है वो उस मात्रा में नहीं हो पाता। तो इस वजह से जो है उसके जो हमें प्रोडक्ट है वो इन्फ्लेटेड प्राइस पर मिलता है। दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जिसमें कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है किसी प्रोडक्ट की वो बढ़ जाती है। अब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने के कई रीजंस हो सकते हैं। रॉ मटेरियल की जो वैल्यू है वो बढ़ गई, या फिर जो लेबर कोड्स हैं उन लेबर्स को जो है वो ज़्यादा पेमेंट की वेजेस हाइक हो गए, तो इसकी वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी हो सकता है। बिल्ट इन होता है वेज प्राइस स्पायरल। ठीक है, तो जो वेजेस के जो प्राइस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो वो उसकी वजह से भी होता है। उसके अलावा जो अदर टाइप के हैं कोर इन्फ्लेशन, ये वॉलेटाइल आइटम्स को इंक्लूड करता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन, इसमें सभी तरह के जो भी आइटम्स हैं किसी इकोनॉमी में वो इंक्लूड किए जाते हैं। और स्टैगफ्लेशन क्या होता है? जो स्टैग्नेंट ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन की जो इकोनॉमी होती है उसको बोलते हैं। तो आपको जब अपनी आप बुक खोलेंगे, रमेश सिंह या जिस किसी से भी आप इकोनॉमी को फॉलो कर रहे हैं, तो जब आप उसको पढ़ें तो कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन के बीच में डिफरेंस आपको पता होने चाहिए डीपली। नाउ लेट्स मूव टू द आरबीआई आर्सेनल, जो कि आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे कंट्रोल करता है। तो इसमें दो तरह के टूल्स होते हैं, एक तो क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं, एक क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं। ठीक है, तो अभी के टाइम पे हम लोग जो देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के जो बेसिक टूल्स हैं हम उनको देख लेते हैं एक बार। रेपो रेट जैसा आपको पता है कि आरबीआई जो है जब बैंक्स को लोन देता है तो उस समय वो रेपो रेट पे देता है। रिवर्स रेपो रेट, जब बैंक्स जो है वो एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास जमा करवाते हैं और उन पे जो उनको इंटरेस्ट मिलता है तो वो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। तो अगर आरबीआई को लिक्विडिटी कम करनी है तो क्या वो रेपो रेट में बढ़ोतरी करेगा या फिर रेपो रेट कम करेगा? ठीक है, आपको इसका सवाल का जवाब आंसर में लिखना है। ठीक है, सेम चीज़ अगर लिक्विडिटी बढ़ानी है तो क्या वो रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा करेगा या रिवर्स रेपो रेट कम करेगा? ठीक है, इसी तरह से कैश रिजर्व रेशियो, जो कि बैंक को एक अपने पास में रखना होता है ताकि अगर बैंक रन की प्रॉब्लम आए या फिर कोई अलग प्रॉब्लम आती है तो आरबीआई सीआरआर बढ़ाने के लिए भी बोल सकता है। इसके अलावा ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो कि रिसेंटली आरबीआई ने किए थे, जिसमें कि शॉर्ट टाइमिंग की जो सिक्योरिटीज़ थी उनको बाई सेल करके और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को जो है वो बाई किया गया था। दोनों तरह की होती है। ठीक है, बैंक ऑफ अमेरिका में सबसे पहले शुरू हुई थी। इसके बाद में आप देखिए फेडरल बैंक ने सबसे पहले शुरू किया था यूएस में, और आरबीआई अभी के टाइम पे इसको फॉलो करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग की, आरबीआई के फ्रेमवर्क की। तो द आरबीआई ऑपरेट्स अंडर द इन्फ्लेशन टारगेट। तो अब इसके अंदर जो है इनका सीपीआई इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो 4% का है, जिसके अंदर की जो +-2 जो है वो टॉलरेंस का बैंड है कि किसी क्वार्टर में जो है वो 6% तक इन्फ्लेशन जा सकता है और किसी क्वार्टर में जो है वो 2% तक इन्फ्लेशन जा सकता है। बट अगर कंटिन्यूस 3 क्वार्टर के अंदर 6% से ऊपर रहा या 2% से कम रहा, तब इनको जो है वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट सौंपनी पड़ती है। अब आरबीआई के ये फ्रेमवर्क जो है वो उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन के द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, तो अब इसमें इन्फ्लेशन को टारगेट क्या है? 4% सीपीआई होना चाहिए, टॉलरेंस बैंड +-2% होना चाहिए, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो बाई मंथली इसका असेसमेंट करती है। अब हम बात करें तो यूपीएससी जो है वो इसमें कैसे गेम खेलता है, तो इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे कि एक स्टेटमेंट आएगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टारगेट आरबीआई टू मैनेज द इन्फ्लेशन इन 4% विद इन +-2 की रेंज में। ठीक है, तो अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि आपको ये पता है कि 4% की सीपीआई आरबीआई की जो है वो रेंज है। ठीक है, बट क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? ठीक है, तो जो
आपको वर्ड्स टू वर्ड जो रीडिंग होती है, आप जो रीड बिटवीन लाइंस करते हैं, तो उस समय आपको पता होना चाहिए कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलता है, ठीक है। ये इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हैं आरबीआई के गाइडलाइंस के, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिसेंटली ट्रेंड्स क्या क्या रहे हैं। तो कोविड के समय में जो है इंडिया में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आया था, क्योंकि सप्लाई चेन जो है वो पूरी डिसरप्ट हो गई थी, ठीक है। इसी तरह से 2022-23 के अंदर जो है सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो 6 से 60% हो गया था, जो कि आरबीआई की अपर टॉलरेंस लिमिट से बहुत ज़्यादा हो गया था। अब ग्लोबल फैक्टर्स क्या क्या हैं, रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मॉनसून है वो भी इस बार अलग तरीके से आया है, या पेंडेमिक के बाद में जो डिमांड का पैटर्न है वो हाईली चेंज हुआ है, ठीक है। तो कुछ रीजंस आप जो जान सकते हैं, सप्लाई चेन डिसरप्शन, राइजिंग कमोडिटी इन प्राइसेस, एरेटिक मॉनसून्स एंड पोस्ट पेंडेमिक डिमांड्स, ठीक है। और आरबीआई का जो है रिस्पांस क्या रहा है रिसेंट इन्फ्लेशन के अंदर। तो आरबीआई ने काफ़ी टाइम से जो है रेपो रेट्स को डाउन नहीं किया था, या फिर पहले 2022-23 में इन्होंने रेपो रेट्स को बढ़ाया, उसके बाद में 4.5% पे इसके अराउंड जो है इन्होंने इसको मेंटेन कर रखा था, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाइक हो रहा था और उसको मैनेज करना ज़रूरी था। बट अभी रिसेंटली आरबीआई ने अपने रेपो रेट्स कम किए हैं और इकोनॉमी को थोड़ा लेवरेज दिया है, ठीक है। अब इन्फ्लेशन के जो लैंडस्केप है इसमें क्या है कि इन्फ्लेशन प्लेज अ क्रिटिकल इकोनॉमिक इंडिकेटर दैट इम्पैक्ट्स कंज्यूमर एंड ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। तो अगर आप इन्फ्लेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक मतलब आंसर देते हैं तो आप उसमें ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। द आरबीआई रोल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन इज पाइवटल थ्रू द इट्स मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स एंड इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। तो recent trends highlight that challenges posed by the global and domestic factor necessarily proactive measures, ठीक है। तो आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं और अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। और आपको अब अभी भी कोई और टॉपिक जानना है तो यू कैन ऑल्सो राइट इन द कमेंट्स, और हम उस टॉपिक के ऊपर लेक्चर ले आएंगे। और रेस्ट, हैप्पी लर्निंग, गुड बाय एवरीवन।